Hey guys, welcome or welcome back to Humanities Corner. Hope you and all yours are doing well. तो यार आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकंड बुक का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं एंड जो पहली बुक है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाकी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर होने वाला है, डिटेल में हम सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। साथ के साथ हम रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और एंड के अंदर हम मैप भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि मिनरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मिनरल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है हमारी बुक में, दैट इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक ऑरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मिनरल क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, उसका ऑरिजिन या तो ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली नेचुरल है, या फिर इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब इनकी कुछ स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, यहाँ से हमने इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर लिया। अब आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कंसीडरिंग इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भरपूर मात्रा में हमारे पास डिफरेंट तरीके के मिनरल्स हैं। ठीक है, मेनली अब जो मिनरल्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करते हैं दे आर एसोसिएटेड विद मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस रॉक। ठीक है, कहाँ पे? पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसका देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी ये टर्म्स आ रही है, मिनरल्स आ रही हैं, मेटामॉर्फिक आ रहा है, इग्नियस आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, 9th-10th के अंदर भी पढ़ा है, प्रोबेबली 11th के अंदर भी हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, तो इसीलिए मैं उसको डीपली नहीं समझा रही हूँ, गो थ्रू करेंगे हम। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमने पढ़ लिया कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारा पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है। ठीक है, जो मिडल हमारा जो सेंट्रल इंडिया है। एलुवियल प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मिनरल्स इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सोयल है फर्टाइल है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, राइट। अब जो मिनरल्स होते हैं दे प्रोवाइड बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब हमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अगर हमने मिनरल्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करना हो तो हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, नाम से ही समझ में आ गया कि मेटेलिक मिनरल के अंदर मेटल का कंसंट्रेशन होता है, वहीं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मेटल नहीं होता है। ठीक है, अब इनके फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पहले मेटेलिक मिनरल को देखते हैं तो दो पार्ट में हो गया, दैट इज फेरस एंड सेकेंड वन इज नॉन फेरस। अगेन नाम से मतलब समझ में आ गया, फेरस का मतलब होता है आयरन। तो जिन मेटल्स के अंदर, जिन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आयरन कंटेंट होता है वो होता है हमारा फेरस मेटेलिक मिनरल। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, सिमिलरली जिनमें नहीं होता आयरन का कंसंट्रेशन वो होते हैं हमारे नॉन फेरस, जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, नॉन मेटेलिक की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्यूल मिनरल, फ्यूल मतलब हमारे फोसिल फ्यूल्स जो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। ठीक है, एंड दूसरे होते हैं अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि मिक्का, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एटसेट्रा। ठीक है, अभी बस ये थोड़ा सा टेबल याद रखो कि दो तरीके के हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और उनके भी दो सब पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको भी हम आगे डिटेल में 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आया था 2017 में 1 नंबर में कि आपको क्लासिफिकेशन करना है मिनरल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पिछले वाला ही चार्ट आपने एज इट इज़ बना के छाप देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब हम मिनरल्स को अगर स्पेसिफाई करते हैं तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, है ना, हमने पढ़ा कि नदर्न प्लेन के अंदर नहीं है, वहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। सेकेंडली, इनवर्स रेशियो है किसका? क्वालिटी का एंड क्वांटिटी का, यानी जिन मिनरल्स की क्वालिटी अच्छी है, जो हाई क्वालिटी के हैं, उनकी क्वांटिटी कम है। ठीक है, एंड जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइट। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल इन नेचर, है ना, ये वाटर की तरह रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, है ना, तो ये एग्जॉस्टेबल है, यानी हमें इन्हें वाइसली और जुडिशियसली यूज़ करना होगा फॉर यूजिंग देम फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, ये 3 बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस मिनरल है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगर हम मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इंडिया के अंदर तो मेजर जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर है। ठीक है, 97% जो हमारे कोल रिजर्व्स हैं वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी वैलीज़ के अंदर है। सिमिलरली पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं तो असम, गुजरात, मुंबई हाई के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी हम 1 by 1 सभी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन हमें दे दिया है कि कहाँ पर ज़्यादा है एंड कहाँ पर कम है। ठीक है,
अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली अगर डिफाइन करने पे जाएं तो हमारे पास 3 मेजर बेल्ट्स हैं, ठीक है। पहली है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? इसमें हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, जो हमारा थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे हो गया, सॉरी ईस्टर्न साइड के ऊपर हो गया। हाँ, ये दिया हुआ है ना नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ रहे हैं। मिनरल्स अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें आयरन ओर मिलता है, कोल मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट मिलता है और मिक्का मिलता है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो सेकेंड है इसकी साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है। तो साउथ की तरफ आगे नीचे आगे कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत सारे फेरस मेटल्स और बॉक्साइट भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें हाई ग्रेड का आयरन और मैग्नीज लाइमस्टोन देखने को मिलता है। केरला के अंदर काफ़ी सारे डिपॉजिट हैं मोनोसाइट के, थोरियम के और बॉक्साइट के, ठीक है। सिमिलरली गोवा के अंदर भी हमें काफ़ी सारे आयरन ओर की डिपॉजिट्स देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरी बेल्ट की तरफ चलते हैं तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आती है, ठीक है। तो हमारे राजस्थान और गुजरात वाले एरिया के अंदर यूजुअली हमें मिनरल हमें यहाँ पे कॉपर और जिंक मिलता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग स्टोन्स बहुत सारे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम और फुलर अर्थ के भी बहुत सारे डिपॉजिट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और डोलोमाइट और लाइमस्टोन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, विच बेसिकली प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर आर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। गुजरात इज़ नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट, ठीक है। एंड सेकेंडली गुजरात और राजस्थान दोनों ही रिच सोर्सेज हैं सॉल्ट के, ठीक है। तो ये हमें ये देखने को मिलता है। ब्रॉडली 3 ही बेल्ट्स हैं, लेकिन हम एक 4th पोर्शन भी मान सकते हैं अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया को पूरा कवर करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है। ये असम या मुंबई हाई वाले एरिया को इंक्लूड करता है। नहीं सॉरी, हिमालय में मुंबई हाई किधर से आ गया, असम वाला रीजन हम मान सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स यहाँ पे हमें कौन कौन से मिलते हैं? कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन, ठीक है। ये मिनरल ऑयल के बारे में जब हम आगे भी पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में, तब हम पढ़ेंगे कि पहले असम के अंदर ही हमें ऑयल देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद मुंबई हाई के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, खोजबीन हुई, तो वहाँ से हमें तेल देखने को मिला, ठीक है। तो ब्रॉडली हमने 4 रीजन्स एरिया वाइज स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। 3 ही है, लेकिन 4th हम हिमालयन रीजन को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो अब हम 1 बाय 1 मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद फेरस मिनरल, ठीक है। सबसे पहले हम आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे। तो एशिया के सबसे लार्जेस्ट जो आयरन रिजर्व्स हैं वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। 2 तरीके का आयरन ओर हमें यहाँ यूजुअली मिलता है, एक है हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन आयरन ओर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अब यूजुअली जो हमारी आयरन और माइंस हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के अंदर स्पेसिफिकली देखते हैं तो वो कोल फील्ड से काफ़ी पास में ही हमें वो माइंस मिली है, ठीक है। तो हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वहाँ पे ऐड हो जाता है कि कोल भी हमें पास में मिल गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ईजी हो जाता है। अब 95% जो हमारा आयरन ओर है दैट इज़ इन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब हम अपनी अगर बुक देखते हैं तो जितने भी हमारे ये मिनरल्स को डिफाइन किया गया है, इनके अंदर बहुत सारी माइंस के नाम दिए गए, बहुत सारे स्टेट की स्पेसिफिक प्लेसेस के नाम दिए गए ना। वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया बिकॉज उससे क्वेश्चंस भी नहीं आता है, ठीक है। एंड बहुत सारे नाम हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं एंड समबडी इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड तो आप एक बार बुक खोल के पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ना उनका पेपर में काम है, बोर्ड्स के लिए हमारे लिए इतना ही बहुत है। एंड जो इंपॉर्टेंट माइंस हैं वो है हमारे मैप वाले काम की, तो वीडियो के एंड में हम मैप को जब कवर करेंगे तो जो भी हमारे एग्ज़ाम के पार्ट में आने वाली है वो सब ईजिली कवर है, ठीक है। तो आप को इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली बोर्ड्स पर्सपेक्टिव के लिए, राइट। अगर आप वैसे अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो फॉर श्योर आप अपनी बुक में से देख सकते हो, बट ये बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं तो सेकंड वन इज़ मैग्नीज। मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आयरन स्मेल्टिंग के लिए, ठीक है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग फेरोलॉयज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यूजुअली जो हमारा मैग्नीज डिपॉजिट है इंडिया के अंदर दैट इज़ एसोसिएटेड विद धारावर सिस्टम, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर्स अगर हम देखते हैं उड़ीसा लीडिंग है, नंबर 1 पे है, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, ठीक है। वहीं तेलंगाना, गोवा, झारखंड कुछ माइनर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मैग्नीज के, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं दैट इज़ नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। इंडिया के अंदर नॉन फेरस मिनरल इतने ज़्यादा नहीं है एक्सेप्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में मिलता है तो हमें बॉक्साइट को ही पढ़ना है। बेसिकली दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यूजुअली हमें टर्शियरी डिपॉजिट के अंदर मिलते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक्स, ठीक है।
उड़ीसा हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब जो पटलैंड्स हैं, लोहरदागा जो कि झारखंड के अंदर है, यहाँ पे काफ़ी रिच डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं बॉक्साइट के, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। वहीं माइनर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा, ठीक है। इसी की एक सेकेंड कैटेगरी को और डिफाइन किया गया, दैट इज कॉपर। तो कॉपर एक इनडिस्पेंसिबल मेटल है हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, बिकॉज कॉपर का बहुत वाइडली यूज़ होता है वायर्स को बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाने में, ट्रांसफॉर्मर्स में, जनरेटर के अंदर, ठीक है। ये एलोएबल है, मेलेबल है, डक्टाइल है। एलोएबल मतलब एलोएज बनती है ना, काफ़ी सारे मेटल्स की मिला के एलोए बनती है, ठीक है। मेलेबल का मतलब है वो शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है ईजिली, एंड डक्टाइल का मतलब है कि वो वायर्स के अंदर ईजिली कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। सेकेंडली इसको गोल्ड के साथ भी मिक्स किया जाता है ताकि ज्वेलरी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सिमिलरली माइनर है हमारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फेरस एंड नॉन फेरस के दो कैटेगरीज हमें दी गई थी। सेकेंड कैटेगरी में नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिक्का एक इम्पॉर्टेंट है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। अदर मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंपोजिशन। कौन से हैं? लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। हमें सिर्फ मिक्का को पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। इसको काफ़ी थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है जो बहुत ज़्यादा टफ होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, दैट आर झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी मिक्का को प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ पे बेस्ट अगर कुछ भी दिया हुआ है ना स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, तो उसको ध्यान रख लो, बिकॉज ये 1 मार्क में आ सकता है। बाकी जितने भी माइंस के नाम दिए हुए हैं वो पेपर में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब एनर्जी रिसोर्सेज में हमें 2 पढ़नी है। एक है हमारी कोल जो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, एंड दूसरा है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। अब कोल की अगर हम बात करते हैं तो कोल मेनली थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के अंदर पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोल अब जो है वो 2 जियोलॉजिकल एजेस से इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ गोंडवाना एंड टर्शियरी, ठीक है। 80% जो हमारे पास यहाँ पे कोल अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो बिटुमिनस टाइप का है एंड नॉन कोकिंग ग्रेड का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हमारे रानीगंज है, झरिया, बोकारो एट्सेट्रा। इनको हम मैप करेंगे जब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। झरिया लार्जेस्ट कोल फील्ड है, सेकेंड नंबर पे रानीगंज आता है, 1 नंबर के लिए याद रखना, ठीक है। और अगर हम रिवर वैली एसोसिएटेड देखते हैं कोल से, दैट आर गोदावरी, महानदी एंड सोन, ठीक है। कोल आगे देखते हैं, दैट इज टर्शरी कोल्स हमारे कहाँ पे है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड के अंदर, ठीक है। ब्राउन कोल भी मिलता है हमारे यहाँ पे, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर, गुजरात और जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट कोल। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, दैट इज़ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहाँ पे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, रेलवेज़ के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, उसमें पेट्रोलियम एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो पेट्रोलियम के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं जो हम रोज़ाना यूज़ भी करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, सिंथेटिक हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गए, मेडिसिन हो गई, वेस्लिन हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, वैक्स, सोप, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कहाँ पे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो हमारा बेसिक सामान जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको प्रोड्यूस कर रही होती है विद पेट्रोलियम एज द मेन रॉ मटेरियल, ठीक है। अब पेट्रोलियम को इसीलिए लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इसके काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड यूजेस हैं, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अकर करता है, ठीक है। 1956 तक सिर्फ डिगबोई असम का ही एक ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन था जिसको हम जानते थे। फिर इसके बाद 1956 के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन बनती है एंड ये कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऑयल को एक्सप्लोर करने की एंड प्रोडक्शन करने की। एंड आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑयल रिजर्व्स हमने एक्सप्लोर कर लिए जहाँ से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल्स, जो हमें ऑयल डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्रूड ऑयल होता है, ऑब्वियसली कच्चा ऑयल होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते और हमें उसे रिफाइन कराना पड़ता है, ठीक है।
अब दो तरीके की रिफाइनरीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। पहली है फील्ड बेस्ड, जैसे कि डिगबोई के अंदर है। फील्ड बेस्ड मतलब जहाँ पे जो उसका सोर्स है, वेल है ऑयल का, उसी के पास में लगाई जाती है, वहीं से उसको रिफाइन किया जाता है और फिर उसको बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। सेकंड है मार्केट बेस्ड, जो कि बरूनी बिहार के अंदर है, ठीक है। मार्केट बेस्ड बेसिकली वो होती है जो ऑयल को ऑयल फील्ड से दूर होती है, मतलब वो मेन मार्केट के अंदर होती है रिफाइनरीज, तो कच्चा तेल वहाँ तक लाया जाता है एंड उसके बाद उसके अंदर रिफाइन करके मार्केट्स तक जाता है। एंड काफ़ी सारी मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज हमारी पोर्ट के पास हमें देखने को मिलती है और वहाँ से वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी की थर्ड कैटेगरी है, दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के पास में ही देखने को मिलती है, जहाँ पे पेट्रोलियम का सोर्स होता है, ठीक है। इट गेट्स रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सर्फेस, जब क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ आता है तभी हमें नेचुरल गैस देखने को मिलती है और उसी को हमें स्टोर करना होता है, ठीक है। इसको अब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है केमिकल, पेट्रोकेमिकल या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये एक इमर्जिंग प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, सीएनजी की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड कुकिंग फ्यूल है, ठीक है। घरों के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छे से डेवलप हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, इसका यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मेजर गैस रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई हाई के अंदर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। अब बेसिकली हमने एनर्जी रिसोर्सेज को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है नॉन कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल, ठीक है। अभी जो हमने पढ़े नेचुरल गैस, कोल हो गया या फिर हमारा क्या था, पेट्रोलियम था, ये कन्वेंशनल थे, यानी पुराने मोड ऑफ जो एनर्जी थे जिनसे हम एक्सट्रैक्ट करते थे। साथ के साथ ये क्या थे, ये नॉन रिन्यूएबल थे, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता था, ये एग्जॉस्टिंग है नेचर के अंदर, ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस, ठीक है, सॉरी कॉल, ये जो तीनों ही अभी हमने पढ़े हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, कन्वेंशनल है, तो बहुत ज़रूरी है हम इनको जुडिशियसली यूज़ करें और इनको कंजर्व करके रखें, ठीक है। अब इनके ऑल्टरनेटिव है, इनके अपोजिट है, दैट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इनको डेवलप किया है, ठीक है। अब ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड, बायोमास एट्सेट्रा, अभी वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं बाकी कन्वेंशनल से जो हम तीनों पढ़े हैं, तो दे आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। हमें ज़्यादातर पार्ट्स के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। इनिशियल जो कॉस्ट है इसको लगाने की वो काफ़ी हाई पड़ती है, लेकिन उसके बाद का जो भी खर्चा आता है वो काफ़ी चीपर होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब दो हमें मेन मिनरल चाहिए होते हैं इसमें, यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें सिंगबम कॉपर बेल्ट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। थोरियम जो अगर हम बात करते हैं तो वह मोनोजाइट और एलिमेनाइट करके दो मिनरल्स है, इनको ऑब्टेन करके इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, जो बेसिकली हमें केरला और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट है हमारे पास इंडिया में, केरला में, पल्लक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 1 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1948 के अंदर एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई थी, ठीक है, लेकिन मेजर प्रोग्रेस तब होती है जब 1954 के अंदर एक और एजेंसी बनाई जाती है जिसका नाम होता है एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे बनाई जाती है, ट्रॉम्बे के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारी एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है इसको रीनेम कर दिया जाता है 1967 के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से, ठीक है। एंड अभी एटॉमिक एनर्जी के अंदर हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जो अभी हमारे चल रहे हैं, एक तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर, याद रख लेना इनको, ठीक है। एक रतवा भाता है कोटा राजस्थान के अंदर, एक कल्लपकम है तमिलनाडु के अंदर, नोरारा उत्तर प्रदेश के अंदर, काइगा कर्नाटका के अंदर और ककारपारा गुजरात के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आया था 2020 के अंदर सैम्पल पेपर में 5 नंबर में कि न्यूक्लियर एनर्जी इज रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सोर्सेज इन इंडिया, डू यू थिंक क्या एक वायबल एनर्जी सोर्स है फ्यूचर के अंदर कंसीडरिंग इसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें बतानी है। सेकेंड चलते हैं, दैट इज सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली सन की जो रेज होती है उनको फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर टैप कर लिया जाता है, जिससे इवेंचुअली इससे एनर्जी कन्वर्ट कर ली जाती है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज है इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, एनिमेटेड वीडियो सर्च करना, न्यूक्लियर के अलग से फिर सोलर के अलग से, आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली आप आंसर को भी और बड़ा लिख पाओगे अगर आप वहाँ से एक बार देख लेते हो तो। ठीक है, दो इफेक्टिव प्रोसेसेस हैं जिनसे सोलर एनर्जी को टैप किया जा सकता है। पहला है फोटोवोल्टिक्स, ठीक है, एंड दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो है ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज कंसीडर्ड 7% मोर इफेक्टिव देन कोल बेस्ड ऑयल प्लांट। ठीक है, और 10% ज़्यादा इफेक्टिव है देन न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, तो पिछले ऑप्शन में भी हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी वाइएबल है, लेकिन कंसीडरिंग उसके अंदर जो मिनरल्स यूज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो कंपेयर टू दिस ऑब्वियसली कोल वगैरह के कंपैरिजन में है, लेकिन उसकी बजाय भी अगर हम सोलर एनर्जी को कंसीडर करते हैं तो वो 10% ज़्यादा और इफेक्टिव है, जो कि ईजिली अवेलेबल है और इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम उसमें लिख सकते हैं। अब बेसिकली सोलर हीटर्स के अंदर, क्रॉप ड्रायर्स के अंदर और कुकर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। गुजरात और राजस्थान के अंदर काफ़ी रिच पोटेंशियल है इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने का। ठीक है, थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो दैट इज़ विंड एनर्जी। ठीक है, ये पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक जो एनर्जी होती है विंड की, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है थ्रू टर्बाइंस। ठीक है, ये तो आपने यूजुअली देखा होगा ना, जब हम किसी ऐसे रोड वगैरह पे जाते हैं इधर वाली साइड में, राजस्थान गुजरात की साइड, तो आपने काफ़ी जगह देखे होंगे। ठीक है, अब बिसाइड्स लोकल विंड्स, लैंड और सी ब्रीजेस, यानी सी ब्रीजेस जो रात की ठंडी हवाएं होती है समंदर के किनारे, उनको हम ब्रीजेज एक तरीके से कंसीडर कर रहे होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये फेवरेबल स्टेट्स हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग विंड एनर्जी। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो दैट इज टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब जो ओशियन करंट्स होते हैं वो स्टोर हाउस है इन्फिनिट एनर्जी के, एनॉर्मस अमाउंट की एनर्जी होती है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हमें टाइडल वेव्स देखने को मिलती है, तो इंडिया के अंदर ग्रेट पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, लेकिन अभी तक हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया है सच। ठीक है, फिफ्थ है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली जो अर्थ के इंटीरियर से जो माग्मा या फिर लावा आता है, ठीक है, जो वो गर्म लावा आता है, उससे काफ़ी सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, एंड उसी हीट को टैप किया जाता है एंड उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब साथ के साथ अब जब ये लावा आता है इसके साथ काफ़ी सारा हॉट वाटर भी आता है। ठीक है, गीज़र वेल्स के थ्रू, मतलब इसी के साथ में आता है, उसको भी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स और गीज़र्स हैं इनको मिडिवल पीरियड से यूज़ किया जाता है, जब भी लावा वगैरह अंदर से आता है उसको टैप करके एनर्जी में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के अंदर, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CUET में भी बहुत से क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं, तो सिक्स्थ और जो हमारी लास्ट कैटेगरी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, दैट इज़ बायो एनर्जी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें बेसिकली एनर्जी को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो गया, म्यूनसिपल या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गैस को और कुकिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स ये हैं भैया कि ये सेल्फ रिलायंस को इन्हांस करता है। ठीक है, ये गांव के अंदर भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कुछ लोग मिलके बना सकते हैं ना, तो एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं खुद ही वो लोग अपनी एनर्जी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सेकेंडली, एनवायरमेंटल के पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली जो वेस्ट पहले एवे ही रुड़ता दौड़ता था, अब उसको हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली, रिड्यूस प्रेशर ऑफ फ्यूल वुड्स। ठीक है, बिकॉज इसको हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो लकड़ियों के ऊपर जो इतना ज़्यादा प्रेशर है स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एक हमारे पास प्लांट है ओखला के अंदर, दिल्ली के अंदर, बायो एनर्जी को कन्वर्ट करने का। ठीक है, एक ये बॉक्स दिया हुआ था, हम अभी जियोथर्मल एनर्जी पढ़ के आए थे कि पहला जो सक्सेसफुल अंडरग्राउंड हीट जियोथर्मल प्रोजेक्ट था वो बॉयसा उदोहो USA के अंदर जगह है, वहाँ पर बनाया गया था, एंड अभी भी ये प्लांट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है,
अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो हमने डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को इस चैप्टर में पढ़ा है, कुछ फेरस है, कुछ नॉन फेरस है, ठीक है। फिर हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को पढ़ा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो मैक्सिमम मिनरल्स है या फिर जो मिनरल्स ज़्यादातर अभी तक हम मेजोरिटी ऑफ मिनरल्स यूज़ करते आ रहे हैं वो एग्जॉस्टेबल है नेचर के अंदर, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अर्जेंट नीड है कि जो रिसोर्सेज या जो मिनरल्स हमारे पास हैं हम उनको कंजर्व करके रखें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, साथ के साथ हम ऐसे ऑल्टरनेट्स को भी डेवलप करें जिससे हम इन फ्यूचर या अभी भी एनर्जी को कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले देख लेते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है उनको डेवलप किया जाना चाहिए ताकि वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को रिप्लेस कर सके, ठीक है। सेकेंड है कि हमें स्क्रैप मेटल्स का यूज़ करना चाहिए। स्क्रैप मेटल बेसिकली बच्चा रिसाइकलेबल मेटल्स होते हैं जिनको एक बार यूज़ कर लिया गया उनको रिसाइकल कर दिया जाता है कुछ प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंट मेटल्स है स्पेशली कॉपर, लीड एंड जिंक, जिनकी क्वांटिटी इंडिया के अंदर ऑलरेडी कम है, मेक श्योर करना चाहिए कि उनके स्क्रैप मेटल्स तो हम मिनरल्स तो हम ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सोर्स मिनरल मस्ट बी रिड्यूस। जो हमारे पास बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के मिनरल्स हैं या फिर कम क्वांटिटी में, उनका एक्सपोर्ट हमें कम कर देना चाहिए या फिर रोक लगा देनी चाहिए ताकि एटलीस्ट हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रिजर्व कर पाए, ठीक है। इसके अलावा हमें इनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि हमें नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड करना है। रिड्यूसिंग वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ठीक है। इसके अलावा हमें इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि लो ग्रेड ओर्स को टू अलाउ द यूज़ ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट, ठीक है, कम से कम पोल्यूशन भी हो। साथ के साथ हमें रिसोर्सेज को प्लांट और सस्टेनेबल मैनर के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है प्लांट्स की वो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो माइनिंग एरिया है उसी के पास ही हम उस प्लांट को लगा दें ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाए, ठीक है। ये कुछ तरीके हम अपना सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के भी हम दोबारा से तेल फूकने वाले हैं जो इवेंचुअली एक मिनरल है, ठीक है। तो ये हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर में आया था 2019 के अंदर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया विल प्रोवाइड मोर सस्टेन्ड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी। हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, एग्जामिन करना है, तो हमने उनके बेनिफिट्स लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वही है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इसेंशियल है, तो आपने स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, ठीक है। बता सकते हो कि बिकॉज ये एग्जॉस्टेबल है नेचर के अंदर एंड हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके लगना है, ठीक है। 5 नंबर के अंदर बताना है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ 5 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद सूटेबल एग्जाम्पल। आपने कोई भी 5 सोर्सेज बताने हैं उनके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। 2018 में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल प्रोवाइड मोर सस्टेन्ड, वही आपने इसको एग्जामिन करना है, इनके बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल से स्पेशली और एक कंजर्वेशन के ऊपर। अब आ जाते हैं फटाफट मैप वर्क की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आयरन और माइंस की तरफ। तो बेसिकली एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन भी पुटअप किया है, जैसे ये 2020 के अंदर आया था मैप वर्क में कि आपको एक ऑयल रिफाइनरी बतानी है बिहार के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए बिहार में कौन सी है, ठीक है। फिर सेकंड में दे दिया कि आपको खेतरी करके एक कॉपर माइन है उसको लोकेट करना है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि खेतरी कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है। इसके बाद कातनी एक बॉक्साइट माइन है इस तरीके से। फिर कॉयल माइंस लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, या तो आपको डायरेक्टली नाम दे देंगे कि इस माइन को लोकेट करो या फिर आपको स्टेट का नाम दे देंगे कि इस स्टेट के अंदर जो भी माइन आती है उसको लोकेट करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो पहला है हमारा आयरन और माइन, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, रत्नागिरी सबसे सिंपल है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र, आपने क्या करना है, पेन पेपर लेना है, उसके अंदर लिखना है रत्नागिरी महाराष्ट्र, ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी बलानी, ठीक है। बलानी हमारी बिल्कुल ही जो कर्नाटका और तेलंगाना का जो बॉर्डर है उसके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी बलीदिला जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो 3 माइंस है, तीनों को नाम लिखो, उनके सामने उनके स्टेट के नाम लिखो, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, दैट इज मैग्नीज माइन। मैग्नीज के हमने 2 ही करनी है, पहली है हमारी शिवमोगा जो कि कहाँ पे है, हमारी कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। और दूसरी है भैया हमारी बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, कॉपर माइन के अंदर हमें 3 कॉपर माइन करनी है। पहली है खेतरी, खेतरी किधर है, हमारी राजस्थान के अंदर है, सिंपल। अभी आया था क्वेश्चन, हमने पुटअप किया था 2022 के अंदर, तो किधर है खेतरी, कॉपर माइन राजस्थान के अंदर, ठीक है। हजारीबग्गा और जो सिंघभम है वो दोनों ही झारखंड के अंदर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल साइड में है, बिहार के नीचे है। मेक श्योर पहले ये मैप तो बाद में याद होंगे, आपको स्टेट के मैप याद हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट माइन। तो बॉक्साइट माइन के अंदर पहले हमारा बिलासपुर है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, नहीं ये कातनी है, हाँ ये इसका इधर है, कातनी है हमारी मध्य प्रदेश के अंदर, बिलासपुर हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर है, काफ़ी बार नाम भी सुना होगा, कोरापुट है हमारा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आता है कोल माइंस। कोल माइंस अगर हम देखते हैं, सबसे पहले नीचे देख लो, ये नेवेली है, किधर है, तमिलनाडु के अंदर। हम पढ़ के भी आए थे कि जो रिच कॉयल रिजर्व्स हैं वो आंध्र प्रदेश की नवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये देखो बोकारो, झरिया और रानीगंज, तीनों बिल्कुल साथ में। तो बोकारो और जो झरिया है भैया हमारी, वो है हमारी झारखंड में, सबसे पहले बोकारो है, उसके बाद झरिया है, ठीक है। और फिर जो रानीगंज है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, ठीक है। तो पहले बोकारो है, फिर झरिया है और फिर रानीगंज है, रानीगंज बॉर्डर के ऊपर है। मेजरली ये वेस्ट बंगाल के अंदर है, बट कुछ पार्ट ये झारखंड का भी टच कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं ऑयल रिफाइनरीज। तो 3 ऑयल रिफाइनरीज हमें याद करनी है। जामनगर किधर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। मथुरा हमारा यूपी के अंदर है और बरूनी हमारा बिहार के अंदर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।